हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज हम अपने मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे मनी चैप्टर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरी अपनी खुद की बनाई बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको मैंने बहुत प्रिसाइज करके 98 पेजेस, नॉट इवन 100 पेजेस में बनाया है। इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट मैंने डिलीट नहीं किया है जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इंस्टेड थोड़े बहुत जगह पर मैंने उतना कंसेप्ट भी रखा है जो सीयूईटी में आता है। ठीक है, तो इसको पूरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बुक बनाकर मैंने रखा है। ठीक है, ये बुक अगर आपको इन केस नीड रही तो आप मुझे, जो मैं हर बार वीडियो के लास्ट में अपने नंबर्स देता हूँ, उस पर कांटेक्ट करना, अपना एड्रेस कांटेक्ट कर सेंड करना, और मैं आप तक ये डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मनी। ठीक है, तो आज का हमारा अपना सपना मनी मनी। ठीक है, स्टार्ट होता है मनी। अब ध्यान से समझना मनी है क्या। ठीक है, मनी, वही मनी की बात हो रही जो आपके जेब में है या पापा के जेब से गायब हो रही है। ठीक है, तो मनी चैप्टर क्या बोल रहा है, मनी का आपको जरूरत ही क्यों पड़ता है या मनी काम क्या करता है। तो उसी से उसकी डेफिनेशन बनी है कि मनी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है भाई, जिसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंसान को देकर कुछ भी सामान बदले में फिर ले भी सकते हो। तो इसको मैं बोल रहा हूं, कोई ऐसी चीज, ऐसा मीडियम जिसको लोग जनरली बिना ना कहे एक्सेप्ट कर ले। किस चीज के लिए? एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कुछ सामान लेकर और पैसे लेकर देने के लिए। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए। दूसरी बात, हर एक चीज की वैल्यू को हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। ठीक है, फिर मनी के वैल्यू में उसको स्टोर भी किया जा सकता है। और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, अभी इसका डिटेल में बताऊंगा, यानी फ्यूचर के पेमेंट्स भी मनी के टर्म्स में किए जा सकते हैं। यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें ये चारों पर्पस सॉल्व हो जाए, हर उस मीडियम को जिसमें ये चारों पर्पस सॉल्व होते हैं, उसको मनी कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया मनी का यहाँ पर, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान समझना। चेक क्या मनी है? बेटा एमसीक्यू में आ सकता है। नहीं, मनी नहीं है। अब कहोगे सर चेक भी तो ये सब काम करता है, क्या चेक में हम फ्यूचर के पेमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। क्या चेक में किसी चीज की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है? बिल्कुल, उतने वैल्यू का चेक काटा जा सकता है बेटा, एकदम ठीक कह रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या हर कोई चेक एक्सेप्ट करता है? नहीं ना। तो पहला फीचर है जो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो वहां पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड बट जनरली एक्सेप्टेड नहीं है ये। ठीक है, मतलब आप इसको ना कह सकते हो, बट आप किसी इंसान को पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो वो कैश को ना नहीं बोल सकता बेटा, क्योंकि कैश के ऊपर गवर्नर जी का सिग्नेचर है, यानी लॉ ने उसको अप्रूव किया है। उसको मना करना मतलब लॉ को ना मानना, तो वो एक तरीके का ऑफेंस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस चीज के लिए याद रखना, सब लोग कैश में पेमेंट यानी मनी में किया हुआ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, चेक सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। एक यहाँ से मैं बताता हूँ, बीच के चीजों को छोड़कर अभी मेन जो इम्पोर्टेंट है। बेटा जब मनी नहीं था तब क्या था? तो मनी जब नहीं था ना, तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी उसको हम सीसी इकोनॉमी कहते थे। जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसको हम सीसी इकोनॉमी, सीसी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। सी का मतलब कमोडिटी, कमोडिटी वर्ड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ अगर हम बोले तो उसको कहते हैं कमोडिटी। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? सीसी इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स एंड सर्विस के बदले दूसरे गुड्स एंड सर्विस लिए दिए जाते थे, बाई सेल किए जाते थे। ठीक है, और जब मनी आया तो उस इकोनॉमी का नाम हुआ सीएमसी इकोनॉमी, कमोडिटी मनी एंड कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी मनी एंड कमोडिटी, यानी गुड्स एंड सर्विस के बदले मनी देना होगा और फिर मनी को देकर किसी से गुड्स एंड सर्विस ले भी सकते हो। तो सीएमसी इकोनॉमी। बेटा इकोनॉमी का नाम तो सीसी इकोनॉमी था। जो लेन देन का प्रोसेस, जो एक्सचेंज का प्रोसेस था, उस टाइम पर जो एक्सचेंज पॉपुलर हुआ करता था जिस नाम से, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस का लेन देन। ठीक है, और हमारा अभी जो चलता है बेटा वो है मॉनेटरी सिस्टम, गुड्स एंड सर्विस के बदले मनी या मनी के बदले गुड्स एंड सर्विस। ऐसा तो नहीं होता ना कि अब दुकान पे आप जाते हो,
1 केजी चावल दे देते हो और फिर उसके बाद कुछ गुड्स और सर्विस लेते हो। नहीं बेटा, आप क्या देते हो? मनी। ठीक है। अच्छा, क्यों हटाया गया ये बार्टर सिस्टम? क्या दुश्मनी थी, क्या कमी रह गई इस बार्टर सिस्टम में जो इसको हटाना पड़ गया? तो देखो बेटा, सबसे पहली और बड़ी कमी इसकी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलता है बेटा कि लेट सपोज कि एक गांव में 3 लोग हैं। ऐसे सोचो, एक गांव में 3 लोग हैं, ठीक है? लेट सपोज बस 3 ही लोग हैं। एक इंसान उगा रहा है राइस, एक उगा रहा है वीट, एक उगा रहा है पल्सेस। ठीक है, राइस, वीट और पल्सेस। तो बेटा, राइस वाला ना वीट चाहता है, उसको वीट चाहिए। तो राइस वाला वीट वाले के पास पहुंचा, बोला यार राइस मेरे से ले लो, वीट मेरे को दे दो। तो देखो, एक नीड तो है कि भाई राइस ये देने के लिए अलाउड है, सामने वाले के पास वीट है, वो भी दे देगा। लेकिन वीट वाले का एक कंडीशन है कि मैं तो वीट उसी को दूंगा जो मुझे शुगर या पल्सेस ला के दे। तो भैया वो शुगर या पल्सेस वाले को ही देने चाह रहा है। तो बेटा, एक साइड का तो कोइंसिडेंस मिल गया, एक कोइंसिडेंस मिल गया कि राइस वाले को वीट मिल गया, वीट वाला मिल गया। लेकिन वीट वाले को जो चाहिए था वो राइस वाले के पास था ही नहीं। तो ये डबल कोइंसिडेंस लैक कर गया ना यहाँ। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता था। और जब डबल कोइंसिडेंस नहीं मिलता था तो मुझे ये डबल कोइंसिडेंस वाला इंसान खोजना पड़ता था, जिसके लिए लॉट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट वेस्ट होता था, लगता था बहुत ज्यादा। तो ये वाली परेशानी को हटाने के लिए लाया गया मनी। अब देखो मनी में क्या होगा, ये मान लो राइस वाला पर्सन है, ये वीट वाला पर्सन, और ये पल्सेस वाला या शुगर वाला पर्सन ले लो। तो अब ये हुआ क्या, राइस वाला पर्सन क्या कर सकता है, बेच के ले लेगा मनी, और मनी से तो कुछ भी वो खरीद ले। या चलो ये राइस इसको दे दिया, ये बाद में इसको बेच के मनी ले ले, ये उससे कुछ भी खरीद सकता है। तो अब ये डबल कोइंसिडेंस खोजने की जरूरत ही नहीं है, दो ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। तो वही बोल रहा है कि मनी आकर ये जो डबल कोइंसिडेंस वाला प्रॉब्लम था ना, उसको सॉल्व कर दिया। इसीलिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मनी में नहीं होता, मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हर एक चीज को पहले ना मेजर नहीं कर पाते थे, कोई कॉमन यूनिट नहीं था। जैसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मनी को हटा देते हैं। एक बताओ मुझे, 1 किलोमीटर में कितना लीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना लीटर होता है, कोई बता सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, किलोमीटर और लीटर का क्या लेना देना भाई। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि केजी और लीटर में है, कि 1 केजी अप्रोक्सीमेटली 910 ml हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। तो उतना हो जाता है, लेकिन वो भी अप्रोक्स है और हर बार वो सही नहीं होगा। ठीक है, और यही बोल रहा है कि आप केजी को मीटर में, मीटर को लीटर में ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते, देयर इज नो कॉमन यूनिट। तो जब मैं बोल दो, मान लो मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है और मुझे उससे राइस लेना है, तो भैया कैसे कंपेयर करूं कि वो कितना राइस मिलेगा? ऐसा कोई स्टैंडर्ड, कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है। तो एक दूसरे को कन्वर्ट करके मेजर करना एक दूसरे के टर्म्स में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, लेकिन हर एक चीज को मनी में तो मेजर किया जा सकता है। तो मैं मान लो, अब तो, तब तो मनी नहीं था, अभी मैं ऐसे लिखूं कि 1 किलोमीटर बराबर 100 रुपए, और मैं लिख दूं 1 लीटर बराबर 50 रुपए। तो आपका दिमाग ये कह देगा ना, फॉर एवरी लीटर देर इज डबल द किलोमीटर, फॉर एवरी लीटर देर इज डबल द किलोमीटर। मतलब 50 का डबल 100 है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 लीटर में 1 किलोमीटर के बराबर का काम हो पा रहा है। तो दोनों में तब ना, इसको इंटू 2 करोगे तब तो ये 100 बनेगा। तो दोनों ही 100 के मेजर में, टर्म्स में तो कन्वर्ट हो गए ना। तो ये मनी क्या बना, कॉमन यूनिट बन गया, यानी हर चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मनी से वापस हर चीज में कन्वर्ट हुआ जा सकता है। तो मनी ने ये कॉमन यूनिट मेजर करने का जो डिफिकल्टी था वो हटा दिया। ठीक है, फिर आते हैं, अच्छा ये दोनों फंक्शन मनी के प्राइमरी फंक्शन कहलाते हैं, यानी मेन फंक्शन। और मनी क्या करता है, तो देखो, पहले ना स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड, डेफर्ड बोले तो फ्यूचर पेमेंट करना बड़ा दिक्कत था। फ्यूचर पेमेंट, जैसे एक इंसान से आप 10 साल पहले 1 केजी चावल लिए हो, पैसा मत लो, पैसा तो था ही नहीं उस टाइम पे। अब 10 साल बाद में उसको 1 केजी ही चावल दो तो चलेगा नहीं ना। आप कहोगे सर 2 केजी दे दो, 10 केजी दे दो। बेटा कैसे कैलकुलेट कैसे किया, 2 केजी ही आएगा या 10 केजी ही आएगा, पता कैसे चल रहा है आपको?
बेटा ये जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये जो हमारे पूरा बैंकिंग सिस्टम है, अगर मनी ही नहीं आता तो बैंक्स बनते क्या? ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता क्या? आपके सिलेबस से ये जो इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स हैं जो इसमें आप फंस जाते हो, सीपी एसपी, ये सब, ये चैप्टर ही डिलीट हो चुके होते। तो यही चीज ये बात बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट तभी पॉसिबल है जब पैसा हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट किस पे कैलकुलेट होता है? मनी पे। मनी पे इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट होता है ना। आप कहोगे सर अप्रोक्सीमेटली एक इंसान हो सकता है ना 1 केजी का 10 साल के बाद 10 केजी दे दे, हर केजी हर साल एक, आप ना दे दोगे 10 केजी, अगला इंसान बोलेगा भैया कैसे कैलकुलेट किया, मैं तो 8 ही केजी दूंगा। तो ये बोल रहा है डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं 1 का 10 दे रहा हूं तो सब 1 का 10 दे, ये जरूरी नहीं है। बट अगर मार्केट में 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा बैंक लेगी, सबसे 10% लेगी। तो 10 साल बाद पेमेंट होगा तो मैं लू या आप लू, सबका स्टैंडर्ड रेट चल रहा है मार्केट में। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट है, यहाँ पर कोई फिक्स स्टैंडर्ड रेट नहीं था, अपने से लम सम लगा के जो दे दो दे दो। तो उस स्टैंडर्ड को मीट करने का, मैच करने का काम किया मनी ने। और आज हम जानते हैं ईएमआई वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर पेमेंट हो सकती है फ्यूचर की। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब हम बहुत अमीर भी हों, लेकिन मैं गुड्स एंड सर्विस, मान लो मेरे पास खूब खेती, खूब अनाज है, मैं मतलब उस गांव का एकदम राजा आदमी हूँ, बेटा मैं अगर बाहर जाकर सेटल होना चाहता हूँ या बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ गुड्स एंड सर्विस ले लेकर घूमोगे? घूमोगे कि उसको ऐसे गट्टी ले लेके घूमोगे? भैया आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। ये बोल रहा है कि भैया गुड्स एंड सर्विस को लेके हर जगह घुमा नहीं जा सकता। गुड्स एंड सर्विस को कितने दिन स्टोर करके रखोगे, खराब ही ना हो जाएगा? तो यही चीज ये बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विस खराब हो जाते हैं, दे आर पेरिसेबल इन नेचर। तो ये सारी चीज के वजह से ये बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विस को स्टोर करने में भी खर्चा लगेगा, जहां स्टोर करोगे स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, प्लेस लगेगा, और ये हाईली पेरिशेबल होता है, खराब हो जाएगा। इसको आसानी से लेके पोर्टेबल मोबिलिटी इसमें नहीं है, मोबाइल नहीं है ये। तो यही चीज ये बात बोल रहा है कि आप अलग अलग प्लेसेस पे लेके आसान से नहीं कर सकते। लेकिन ये सारा चीज मनी में है। मनी में देखो, पहले तो कॉस्ट नहीं, उल्टा बैंक में रख दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप कहीं भी लेकर उसको घूम सकते हो। मनी को आप दीवार में आजकल लोग भर भर के रख दे, लेकिन वो सड़ गल नहीं रहा है, तो ये पेरिसेबल नहीं होता है। तो ये आसान है ना भाई, टू स्टोर एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हो गया हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये सॉल्व कैसे हुआ। लास्ट पॉइंट आपके बुक में ये उतना पॉपुलरली नहीं दिया या सिलेबस में, बट आपको पता होना चाहिए, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर। मान लो एक इंसान है, उसके पास एक काऊ है, और वो बोल रहा है कि मैं 100 केजी जो राइस देगा वो उसको मैं ये काऊ दे दूंगा। बेटा मनी नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, इस टाइम पे ना बार्टर में तो मनी था नहीं। तो अब देखो एक इंसान के पास बस 50 केजी राइस है, तो वो क्या कर सकता है? बोलेगा आधा काऊ दे दो मेरे को, आधी गाय दे दो, नहीं ना। तो यही चीज ये बोल रहा है कि यहाँ पर परफेक्ट डिविजिबिलिटी, एक वर्ड में बोल रहा हूँ यहाँ, परफेक्ट किसी चीज को तोड़ देना, डिवाइड कर देना, ब्रेक कर लेना पॉसिबल नहीं था फॉर एक्सचेंजिंग इट। लेकिन मनी में अगर यही होता, अब मनी आ गया तो ये क्या करेगा, 50 केजी ऑफ राइस दे देगा, प्लस जो रेस्ट अमाउंट होगा उसको मनी में तो दे ही सकता है, क्योंकि अब मनी आ गया। इसीलिए ये बात बोला गया है यहाँ पर बेटा कि वहां पर डिवाइड कर पाना, परफेक्टली एक चीज को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना एग्जैक्ट बनाने के लिए, वहां पॉसिबल नहीं था, यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, मनी के आने पर वो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो विथ दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मनी चैप्टर से अक्सर आया हुआ है वो ये था, आइदर लिमिटेशन ऑफ डबल, वो सॉरी बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम में क्या कमियां थी, या तो फंक्शन ऑफ मनी। तो दोनों आए, तो आप डिफरेंस आए तो ऐसे लिखना, अगर कोई इंडिविजुअल आए तो एक साइड का, अगर सिर्फ आपको आया कि क्या दिक्कत है तो भैया बस दिक्कतों को लिखना, मनी का क्या फंक्शन है तो ये लिखना। या अगर ये आ जाए कि मनी ने ये बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन को कैसे हटाया, तब आप थोड़ा सा शुरू करते वक्त लिमिटेशन से चालू करना और उसको एंड कर देना मनी के फंक्शन पर ले जाके, कि मनी ने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे कंटिजेंट फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारा, अभी तो सिलेबस है बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में जो नहीं है उसको छोड़ते हैं, वो सिलेबस में नहीं है एग्जाम के लिए तो उसको छोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मेन बैचेस में कराना होता है बच्चों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए। ठीक है,
तो उसको अभी छोड़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अभी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब मनी को ना लीगल बेसिस पर लॉ के नजर के हिसाब से दो काइंड में बांट दिया गया। टाइप्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन द लीगैलिटी यानी लीगल रिकॉग्निशन। एक होता है लीगल टेंडर और एक होता है नॉन इलीगल, नहीं बोलते, नॉन लीगल टेंडर, ठीक है। या इसको कई लोग ऑप्शनल मनी भी बोल देते हैं, ठीक है। लीगल टेंडर में भी दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। मतलब लीगल टेंडर मतलब जिसको लॉ ने अप्रूव किया है, जिसको लॉ ने सपोर्ट किया है, जिसको आरबीआई ने छाप के दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है लीगल में दो तरीके का होता है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब आप इस जो मनी है ना, ये मनी से एक लिमिटेड अमाउंट तक की पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। वेयर एस अनलिमिटेड मतलब जितना भी पेमेंट करना है आप उस मनी में कर पाओगे। एग्जाम्पल, जो हमारे नोट्स है ना, जो हमारे करेंसी नोट्स है बेटा, हमारे पेपर नोट्स हैं, उसमें जितना करोड़ का आपको पेमेंट करना आप करो भैया। देखो अभी मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स का एक एक्ट है 269 एसटी सेक्शन, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो कहता है 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते कैश में, उसका नहीं। मनी में आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मनी में तो आप पेमेंट कर सकते हो, और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या बोल रहा है, लेकिन कॉइन्स में क्या करोगे? किसी को 1 लाख रुपए देना तो क्या सिक्का सिक्का लेके भर के चले जाओगे? नहीं, ऐसा बेवकूफी ना हो जाए, लोग ऐसे मजाक मस्ती ना बना दे, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा, मैक्सिमम कितना पेमेंट कर पाओगे बेटा? 1,000 रुपए तक का, 1,000 रुपए तक का 1,000 सिक्का देना दे दो, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। हालांकि 1,000 सिक्के भी नहीं दे पाओगे, उसको मेन बैच में देखेंगे, अभी आप टिक करने के लिए इतना ही देख लो, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। ओके, उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, 2016 में हमारे मोदी जी आए थे मित्रों 8 बजे, और उन्होंने क्या बोला, आज रात 8 बजे से क्या होगा, सारे नोट बंद हो जाएंगे। कौन कौन से वाले? 500, 1,000, ठीक है, सब बेचारे ने हटा दिया। तो जैसे ही लॉ ने उसके ऊपर से अपना हाथ उठा दिया, तो भैया क्या अब वो लीगल टेंडर कहलाएंगे? नो मोर लीगल टेंडर, ठीक है, अब वो लीगल टेंडर से आउट हो गए। तो ऐसे चीज जिसको लॉ ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट कई लोग मनी के तौर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे फीचर्स हैं मनी वाले। एग्जाम्पल के लिए बेटा देखो, कई लोग चेक को यूज करते हैं लाइक मनी, कई लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, कई लोग क्रिप्टो करेंसी का आजकल यूज कर रहे हैं, बिटकॉइंस एंड ऑल का। तो बेटा वो भी यूज कर रहे हैं लोग, बट अभी तक उसको लीगल रिकॉग्निशन अलग से लॉ ने नहीं बोला। जिस दिन बोल देंगे दे विल बी इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. ये ऑप्शनल है, ठीक है। ओके, बैंक मनी इंपॉर्टेंट अभी आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो उसको नहीं करा रहा हूँ। डिमांड फॉर मनी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है मनी का सप्लाई बेटा। मनी का सप्लाई बेटा ऐसे समझना, हमारे इंडिया में हमारी पब्लिक के पास कितना नोट करेंसी छप के बटा हुआ है, रखा हुआ है सब लोगों के पास पूरे इंडिया में जोड़ जाड़ के, तो वो है हमारा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मतलब द टोटल वॉल्यूम या स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी ये स्टॉक का कंसेप्ट है बेटा, फ्लो नहीं, ये स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है कि हमारे इंडिया में टोटल कितना कॉइन्स एंड करेंसी छपके बट के लोगों के पास चला गया है, ठीक है। ओके, इसके अंदर में कुछ खास बात जो एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये क्या बोल रहा है कि जब मैं मनी सप्लाई कैलकुलेट करता हूँ ना, उसमें सिर्फ पब्लिक लेता हूँ। और पब्लिक का मतलब क्या? जो इंडिविजुअल और बिजनेस वाले लोग हैं, गवर्नमेंट और बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल और बिजनेस की बस बात होती है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। ओके, अब आते हैं कि कैसे मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जो एग्जाम के लिए जरूरी है अभी बेटा वही बस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, हाउ टू मेजर ये द सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, ठीक है। तो चार अलग अलग गवर्नर्स ने या चार अलग अलग मेजर्स अलग अलग टाइम पर निकाले गए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आप टोटल सप्लाई यानी टोटल जो इंडिया में अवेलेबल कॉइन्स एंड करेंसी है उनको पकड़ सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो इन द सेंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में आया M1। M1 क्या बोल रहा है, क्या करो, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ CCDDOD, CCDDOD, ठीक है। CCDDOD, CCDDOD क्या बोल रहा है आपको बेटा? CCDDOD क्या बोल रहा है कि जितना सीसी बोले तो पब्लिक के पास पैसा है, जितना पब्लिक के पास पैसा है वो, ये पब्लिक के पैसे की बात कर रहा है। डीडी मतलब जितना कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो,
और ओडी जितना आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा है, मतलब बैंक लोग सीआरआर मेंटेन कर रहे हैं ना, तो उधर भी तो डिपॉजिट जा रहे हैं। तो ये 3 लेवल की जी पैसे को जोड़ता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि पब्लिक कुछ अपने पास रखे रहेगी सेव करके कैश वगैरह में, ठीक है, तो उसको जोड़ लो। कॉइन्स एंड सीसी मतलब करेंसी, नोट भी और कॉइन जो पब्लिक के पास है, और वो अपना पैसा बैंक के पास भी डिपॉजिट करके सेविंग एफडी वगैरह करके रखती है। तो बोला कि ये जो ये डिमांड डिपॉजिट्स करके रखी है बैंक के पास, और जो अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास हो रखा है, वो इन सब को जोड़ दो, इसमें आ जाएगा M1 से ये, ठीक है। इसमें एफडी नहीं लिया जाता, ठीक है, इसमें एफडी नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। ओके, फिर आता है M2। M2 ने क्या बोला, बाद में ये बोला कि यार इसमें एक चीज छूटी रह गई, M1 में एक चीज की कमी रह गई, यहाँ भी तो पैसा होता है लोगों का, तो वो जगह थी पोस्ट ऑफिस। तो कई लोग अपनी सेविंग्स को कहाँ रखते हैं? पोस्ट ऑफिस के अंदर में। तो M1 में एक और चीज जोड़ दो, मतलब सीसीडीडी ओडी में एक और चीज क्या जुड़ गई? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट गवर्नर ने या नेक्स्ट इंसान ने क्या बोला कि यार नहीं नहीं, M2 में जो ये सेविंग डिपॉजिट किया है, कितने ही लोग आजकल पोस्ट ऑफिस में पैसा रख रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। असली पैसा लोग कहाँ रखे हैं? जैसे मैंने बताया, यहाँ पे गलती से एफडी को छोड़ दिया था ना, बोला भाई भाई वो छोड़ दो, टाइम डिपॉजिट यानी लोगों ने एफडी बैंक के पास किया है उसको जोड़ो, पोस्ट ऑफिस की जरूरत नहीं है। तो M3 में ना इस वाले को हटा के M2 का, M1 के साथ ना एफडी जोड़ दिया, ठीक है। फिर लास्ट वाला है तो बोले अरे यार, जब जोड़ ही रहे हो तो सब जोड़ दो ना, ये बार बार इसको हटा रहे हो उसको जोड़ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, इस M2 वाले को पकड़ा और M3 के ये वाले एलिमेंट को ले आके फिर इधर भी जोड़ दिया। तो इन्होंने एक सिंपल सा बात क्या किया है यहाँ पर कि ये एफडी भी जोड़ दिया है और यहाँ के पोस्ट ऑफिस के भी सारे डिपॉजिट्स को जोड़ दिया है। तो इसके अंदर में सारा चीज ही आ जाता है, ठीक है। बस एमसीक्यू के लिए याद रखना, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड किया जाता है, वो हमारे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट है एक तरीके से बेटा, वो एग्जैक्ट मनी नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये चीज को आप याद रखोगे, इसको मैंने बहुत अच्छे से समराइज किया है, देखो टिक एंड क्रॉस कौन सा चीज किसमें आता है, कौन सा चीज किसमें नहीं आता है, ठीक है, आपके को इजी करने के लिए, ठीक है। अच्छा याद रखना, M1 और M2 को हम नैरो मनी कहते हैं बेटा, और M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं, ये मत भूलना, ठीक है। M1 M2 को नैरो मनी कहते हैं और M3 M4 MCQ में आ सकता है को ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि M1 M2 में ना सारी चीजें नहीं जुड़ी थी, M3 M4 में हमने ज्यादा चीजें जोड़ ली हैं, ठीक है, जो चीजें छूट गई थी वो जोड़ ली हैं, तो इधर ज्यादा मनी सारा कवर हो रहा है, तो ये ब्रॉड है और ऊपर वाले नैरो होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज एमसीक्यू में जो जो आ सकता है, सबसे ज्यादा लिक्विड M1 होता है और सबसे कम लिक्विड M4 होता है, क्योंकि M4 में एफडी भी है बेटा, एफडी उतना लिक्विड नहीं होती ना, तो इसलिए ये लीस्ट लिक्विड है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो तो मैंने लिख ही दिया, M1 M2 को नैरो बोलते हैं, M3 M4 को ब्रॉड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज हमारा मेन हो गया, ये मैंने डायग्रामेटिकली बताया है, क्लास में इसका इम्पैक्ट उम्पैक्ट सब समझाते हैं, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है अभी बस वो कर रहे हैं हम लोग, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा हमारा जितना ये जरूरी था ना बेटा, वो सारा चीज मैंने अच्छे से कवर कर दिया आप लोगों को, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ कंटेंट मैंने बताया जैसे सीयूईटी के लिए मैंने रखा है, तो वो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, मेरा मेन एजेंडा अभी बोर्ड के बच्चों को अच्छे से तैयार रखना था। तो विथ दिस हम लोगों ने पूरा मनी चैप्टर को अच्छे से वाइंड अप कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी अभी भी डाउट रहेगा मनी से, बेटा जो मैं इसमें कंटेंट नहीं कराया हूं ना, बोर्ड में वो नहीं आता, इसीलिए बस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आप लोगों को रह जाता है तो मैं यहाँ स्क्रीन पर एक नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। बुक भी अगर आपको चाहिए होगी आप इसी पे कनेक्ट कर लेना। अपने डाउट्स क्वेरी के लिए मैंने बताया है 9 to 11 PM पे जो भी आपको डाउट भेजने हैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई होगा, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आओ वहां पर करो। और अगर उस कमेंट किसी कमेंट पे पर्टिकुलरली बार बार रिपीटेड आ गया क्वेरी, तो बेटा मैं उसको नेक्स्ट क्लास में हमेशा मैंने बोला है जैसा कि लाइव आकर सॉल्व कर दिया करूंगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी बेस्ट रहे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट बच्चे एकदम कट टू कट लग रहा है, टाइम वेस्टेज नहीं लग रहा, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं हो रही है, तो प्लीज हमारे ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट हमें भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है, आप मोटिवेटेड हो रहे हो, आप बेनिफिट हो रहा है आपको, तो हम और बेटर कंटेंट लेकर आए, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।